हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑन। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ग्रुप बिहेवियर। वो फैक्टर्स बताइए जो ग्रुप बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी ये काफी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। इसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का भी इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर जो कोर्स है वो अवेलेबल है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आइसोलेशन में काम नहीं होता, ग्रुप्स में काम होता है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मली ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं और कुछ ग्रुप जो होते हैं इनफॉर्मली भी बन जाते हैं। तो ग्रुप बिहेवियर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत डेटा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, कई बार उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, सिनर्जी क्रिएट होती है, 2+2 वहाँ पे 4 नहीं होते 5 होते हैं। बट कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि ग्रुप के मेंबर जो होते हैं वो सारे डेडिकेशन के साथ काम नहीं करते। तो सोशल लॉफिंग जो है होता है कि ग्रुप के मेंबर जितना काम कर सकते हैं उतना कार्य वो नहीं करते। तो ग्रुप का जो बिहेवियर है मैनेजर के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और ग्रुप का जो बिहेवियर है उसको बहुत सारे फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। तो दीज आर दी डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ग्रुप बिहेवियर, जिसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, ग्रुप मेंबर सोर्सेस है, ग्रुप प्रोसेस है, ग्रुप टास्क है, ग्रुप स्ट्रक्चर है, जिसको हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करेंगे। एक्सटर्नल कंडीशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। हर एक ग्रुप जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम का सब पार्ट होता है, जो कि दूसरे पार्ट से इन्फ्लुएंस भी होता है, इंटरडिपेंडेंट भी होता है। हर एक ग्रुप जो होता है वो सेपरेट नहीं होता। वो ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली जो फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं क्रिएट करती है, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। यहाँ पे जो एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं वो मतलब उसके द्वारा ये प्रभावित होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी क्या है, मिशन क्या है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, कल्चर क्या है, फिजिकल वर्क सेटिंग क्या है, एम्प्लॉय सिलेक्शन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है। तो वो ग्रुप बिहेवियर को काफी हद तक प्रभावित करता है। उसी तरह हम देखते हैं ग्रुप मेंबर्स रिसोर्सेज। देखो जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, जो ग्रुप का हिस्सा होते हैं, उनके पास एबिलिटीज होती हैं। वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, एबिलिटीज और पर्सनालिटी करैक्टरिस्टिक्स। देखो एबिलिटी का मतलब होता है कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो कितनी उनके पास नॉलेज है, कितनी स्किल है, वो कितनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है। अगर वो ज़्यादा नॉलेजेबल है, ज़्यादा स्किल है, ज़्यादा एबिलिटी है, और ये जो नॉलेज और स्किल है अगर ग्रुप की रिक्वायरमेंट के साथ मैच करती है तो ग्रुप की परफॉर्मेंस पॉजिटिव होती है, हाईली होती है। बट अगर वो मैच नहीं होती तो ग्रुप की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। उसी तरह हम देखते हैं पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो कि ग्रुप का एटीट्यूड और बिहेवियर को शेप करते हैं। अब जैसे ग्रुप के मेंबर ज़्यादा सोशल हैं, उनको आपस में कॉन्फिडेंस है, इंडिपेंडेंस है, दूसरों को कोऑपरेट करते हैं, तो ग्रुप जो है सही डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये ग्रुप के जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉजिटिव अलाइंड है तो डेफिनेटली ग्रुप की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। बट अगर ये पॉजिटिवली अलाइंड नहीं है तो ग्रुप की प्रोडक्टिविटी कम होगी। उसी तरह ग्रुप स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर होता है कि जिसके अंदर जो एक ऑब्जेक्ट है उसके जो कंपोनेंट है, जो पार्ट्स है, किस तरह से उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर किस तरह से इंटररिलेटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसी तरह जो वर्क ग्रुप होता है वो भी एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो है इवॉल्व करता है, ताकि जो ग्रुप के गोल्स हैं उसको अचीव किया जा सके। तो ग्रुप स्ट्रक्चर भी काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लीडरशिप है, गोल है, कम्युनिकेशन है, रोल रिलेशनशिप है, ग्रुप नॉर्म्स है, ग्रुप स्टेटस है, ग्रुप साइज है, ग्रुप कॉम्पोजिशन है, जिसको वन बाय वन करके हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो जो ग्रुप
को का जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस करता है कि ग्रुप का लीडर क्या है। एक देखो क्या होता है कि जो फॉर्मली ग्रुप्स बनाए जाते हैं तो वहाँ पे उनका फॉर्मली एक लीडर जो है बनाया जाता है। तो एक ग्रुप के कई लीडर्स हो सकते हैं, जैसे टास्क लीडर है जो उनको टास्क के लिए मोटिवेट करता है, रिलेशनशिप लीडर है जो उनको रिलेशनशिप जो है उनका बिल्ड करने में हेल्प करता है। इनफॉर्मल लीडर जो होते हैं, जैसे कई व्यक्ति जो होते हैं फॉर्मली लीडर नहीं होते, बट उनके अंदर इतनी क्रिस्मेटिक एबिलिटी होती है, नॉलेज होती है, स्किल होती है कि ग्रुप जो है उनको अपना लीडर मान लेता है। लीडर जो होते हैं पर्सन हु इमर्ज एज इनफॉर्मल लीडर, जिसको दूसरे ग्रुप जो है बेस्ट मानते हैं और जिसका कहना मानते हैं। ग्रुप में बी हैविंग ए नंबर ऑफ लीडर्स फॉर डिफरेंट पर्पस। टास्क लीडर जो कि ग्रुप को मोटिवेट करता है कि हमें अपने गोल्स अचीव करने हैं। ह्यूमन रिलेशन लीडर होता है कि जो ग्रुप जो है उसको कनेक्ट करके रखता है। तो लीडरशिप प्ले ए वेरी वाइटल रोल कि ग्रुप को किस तरह से पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव करना है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है। और उसी तरह गोल्स कि ग्रुप जो है अपने गोल्स भी डेवलप करता है और उनका ग्रुप का अपना स्पेशल इंटरेस्ट किसमें है। देखो जो ग्रुप के मेंबर जो हैं डेडिकेटेड होते हैं अपने गोल्स के प्रति, तो नेचुरली वो अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब होता है कि डिग्री ऑफ जो ग्रुप है कि ग्रुप के अंदर जो है यूनिटी कितनी है, आपस में क्लोजनेस कितनी है। तो उसी मैनर के अंदर क्या है कि अगर डिग्री ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस ज़्यादा होएगी तो वो एक साथ काम करता है, यूनिफाइड मैनर के अंदर जो है काम करता है। फिर है ग्रुप कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर सिमिलैरिटी कितनी है, क्या वो होमोजेनियस है या हेट्रोजेनिट है। देखो ग्रुप होमोजेनियस तब होता है जो उसके मेंबर जो होते हैं सिमिलर इन वन और सेवरल वेज, जो कि वर्किंग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। होमोजेनियस ग्रुप जो होते हैं सिंपल और सिक्वेंशियल, जहाँ पे रेपिटेटिव काम होता है वहाँ पे बहुत ही वो होमोजेनियस का होना ज़रूरी है। हेट्रोजेनियस ग्रुप होता है जिसके अंदर अलग-अलग स्किल, नॉलेज, अलग-अलग जो लोग हैं नेचर के लोग उसके अंदर होते हैं, वो सूटेबल होता है कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए। तो ग्रुप की कॉम्पोजिशन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सेम लोगों से बनी हुई है या अलग-अलग लोगों से बनी हुई है। तो ग्रुप का साइज़ भी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लार्ज ग्रुप जो होता है उसका स्मॉल ग्रुप के मुकाबले में काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब लार्ज ग्रुप के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो जब एक आइडिया जनरेट करना होता है तो बहुत सारे वहाँ पे वो आइडिया जनरेट करते हैं, प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से सोचते हैं तो प्रॉब्लम को जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। स्मॉलर ग्रुप जो है आपस में उनकी कम्युनिकेशन इंटरेक्शन अच्छी हो सकती है, बट वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं वहाँ पे स्मॉल ग्रुप जो है हैंडल नहीं कर पाता। उसी तरह लार्ज ग्रुप जो होता है इसको कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन थोड़ा-सा उसमें कॉम्प्लेक्स होता है, बट आइडिया जनरेशन के अंदर वो ग्रेट होता है। उसी तरह कम्युनिकेशन के जो ग्रुप है उसके अंदर कम्युनिकेशन का पैटर्न क्या है। देखो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डेवलप हुई है क्योंकि फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो है शॉर्टकमिंग्स थी, जहाँ पे वो इनएडिक्वेट होता है, फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन स्लो होते हैं, तो स्पीडियर कम्युनिकेशन चाहिए होता है। बट तो जिसके लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल बढ़िया होते हैं, बट उनका भी वहाँ पे नुकसान होता है कि र्यूमर स्प्रेड हो सकती हैं जो कि नेगेटिविटी क्रिएट कर सकती हैं। उसी तरह रोल जो होता है कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो किस तरह से रोल जो है प्ले करते हैं। रोल जो है दैट इज द पैटर्न ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ ए पर्सन। जैसे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे व्यक्ति है तो उससे हम किस तरह का रोल, उसका बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए। तो कई लोग जो होते हैं बहुत सारे सोशल यूनिट के पार्ट्स होते हैं, जैसे फैमिली भी है, फ्रेंडशिप भी है, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन भी है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे एक प्रोडक्शन जो मार्केटिंग मैनेजर है वो बॉस भी है, सुपीरियर भी है, कुलीग भी है, मोटिवेटर भी है, तो फ्रेंडली भी है। तो बहुत सारे रोल जो है उनको डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर प्ले करने पड़ते हैं। तो रोल आइडेंटिटी का मतलब है कि जो एम्प्लॉई है उसको पता होना चाहिए कि ये रोल मैंने परफॉर्म करना है, इसके अंदर इस तरह का एटीट्यूड और बिहेवियर जो है होना चाहिए। रोल परसेप्शन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल जो है किस तरह से वो अपने रोल को परसीव करता है कि गिवन सिचुएशन के अंदर मेरा ये रोल होगा। रोल एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरे जो है कि गिवन सिचुएशन के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं कि इस व्यक्ति का ये रोल होना चाहिए। तो यहाँ पे उसकी रोल परसेप्शन क्या है, लोगों की रोल एक्सपेक्टेशन क्या है और एक्चुअल वो रोल क्या प्ले करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एम्प्लॉय अपने रोल को किस तरह से परसीव करता है, मैनेजर की क्या एक्सपेक्टेशन है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से वो क्या रोल जो है मतलब क्या रोल वो डिपिक्ट करता है।
और उसी तरह क्या होता है कि रोल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है मतलब बड़ी डेंजर सिचुएशन भी उत्पन्न हो जाती है, जिससे एम्प्लॉय को स्ट्रेस हो जाता है। जैसे एक सुपरवाइजर है तो वो सुपीरियर और जो सबॉर्डिनेट है कई बार उसको इस तरह का रोल प्ले करना पड़ता है जिसको वो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट अपोज करते हैं, तो जिससे काफ़ी जो है स्ट्रेस आ जाता है। फिर है कि जब हम ग्रुप के मेंबर्स होते हैं तो वहाँ पे हमें ग्रुप के नॉर्म्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। नॉर्म जो है प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर ग्रुप का मेंबर बनना है तो ये आपके लिए इस तरह से आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। वो नॉर्म्स स्पेसिफाई करते हैं कि ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, तो जिसके बेसिस पे ग्रुप मेंबर उसको फॉलो करते हैं। वो बताते हैं मेंबर को कि सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। तो जो एस्टैब्लिश नॉर्म्स होते हैं वो ग्रुप के बिहेवियर को जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो 2 तरह के नॉर्म्स होते हैं, बिहेवियर नॉर्म्स जो कहते हैं कि ये लोगों को काम के अंदर इस तरह से अपना बिहेवियर जो है स्टैंडर्डाइज करना है। परफॉर्मेंस नॉर्म जो है उनकी परफॉर्मेंस जो आउटपुट उन्होंने परफॉर्म करना है उसके बारे में रूल्स होता है कि ये आपने जो है इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना है। ग्रुप स्टेटस देखो, स्टेटस होता है सोशली डिफाइंड पोजीशन और रैंक गिवन टू ग्रुप और इट्स मेंबर बाय अदर। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है किस तरह से ग्रुप का स्टेटस है, क्योंकि जो हाईली प्रेस्टिजियस स्टेटस वाले ग्रुप्स होते हैं लोग उनका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल ग्रुप्स भी होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स भी होते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेटस पे जो स्टेटस सिस्टम है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। स्टेटस सिस्टम जैसे ग्रुप मेंबर्स का रिलेशनशिप क्या है, तो उससे हमें पता चलता है उनके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह से स्टेटस जो है ग्रुप का वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो भी उनके बिहेवियर को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। ग्रुप प्रोसेस का मतलब होता है कि ग्रुप के अंदर वर्किंग किस तरह से होती है, जो ग्रुप मेंबर्स है कम्युनिकेशन पैटर्न क्या यूज़ करते हैं, डिसीजन प्रोसेस क्या है, किस तरह से लीडरशिप उसको इन्फ्लुएंस करता है, पावर डायनामिक्स कैसे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कैसे है, इंटरेक्शन कैसे करते हैं। तो ग्रुप प्रोसेस जो होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि अगर ग्रुप पॉजिटिवली काम करता है तो सिनर्जी होती है, वहाँ पे आउटपुट जो है उनके एफर्ट से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जहाँ पे ग्रुप मेंबर जो होते हैं टीम स्पिरिट नहीं होती, कोऑर्डिनेशन नहीं होती, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग तो काम करते हैं, कुछ लोग काम नहीं करते, जो कि सोशल ऑफिंग को जन्म देते हैं और जिससे क्या होता है कि नेगेटिव सिनर्जी जो है पैदा होती है कि जब ग्रुप के लोग जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है उतना काम नहीं करते। ग्रुप टास्क देखो, ग्रुप जो है क्रिएट किए जाते हैं ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। और यहाँ पे जो ग्रुप टास्क होते हैं सिंपल टास्क भी हो सकते हैं जो रेपिटेटिव हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क भी हो सकते हैं जो नॉन रूटीन होते हैं। तो सिंपल टास्क जो होते हैं रूटीन होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। कॉम्प्लेक्स टास्क जो होते हैं यूनिक होते हैं, नॉन रूटीन होते हैं। तो ग्रुप परफॉर्मेंस जो है सेटिस्फेक्शन जो होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जब वो ज़्यादा चैलेंजेस को बेयर करते हैं तो उनके ये होता है कि देखो ग्रुप की परफॉर्मेंस किस तरह से होती है कि जब जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं वहाँ पे वो इनिशिएटिव लेते हैं और अपनी जो स्किल्स होती हैं वैरायटी ऑफ स्किल्स को यूज़ करते हैं। और कॉम्प्लेक्स टास्क जो होते हैं उनको लगता है कि देखो अगर रूटीन काम दिया जाता है तो वो उसको इतना मतलब उससे चैलेंजिंग नहीं फील होता। तो अगर कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं तो वो मीनिंगफुल होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं। और जिससे टास्क जब अचीव होता है तो ग्रुप को लगता है कि हमारी प्रेस्टीज भी जो है, हमारा वैल्यू और स्टेटस भी जो है इन्हांस हो रहा है।